बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्फ्लुएंसेस और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास जब रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास इस चीज़ की नीड होती है हमें कि हम ये बात डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो रिग्रेशन लाइन का स्लोप और बाय इंटरसेप्ट यानी कि बी नॉट और बी वन जो हमने निकाला वेदर दे आर सिग्निफिकेंट और नॉट। तो हम इस बात को डिटरमाइन करने से पहले हम ये बात पहले समझना ज़रूरी है कि देयर आर सम assumptions फॉर रिग्रेशन इन्फ्लुएंसेस। देयर आर 4 assumptions। इसमें से सबसे पहली assumption जो है वो है पॉपुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। इसमें देखा जाए अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास एक स्कैटर डायग्राम बनी हुई है डेटा की, और उसके ऊपर हमारे पास दो लाइंस बनी हुई है। वन इज ऑफ सैम्पल एंड अनदर वन इज ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का आप जब निकालते हैं तो ये हमारे पास कंडीशनल मीन भी कहलाता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो मीन है यानी कि वाई की जो वैल्यूज हैं डेट आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं वाई की तो वो एक्स पे डिपेंड करिए, एक्स की तमाम वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यह कंडीशनल मीन कहलाता है। तो कंडीशन मीन में हमारे पास ये जो पॉपुलेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं बीटा नॉट बीटा वन नाम देते हैं, और बीटा नॉट का जो अनबायस एस्टिमेटर होता है वो बी नॉट होता है। सिमिलरली बीटा वन का जो अनबायस एस्टिमेटर होता है वो बी वन होता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बी नॉट और बी वन जो है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसके ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस लगा अप्लाई करना चाह रहे हैं। सेकंड assumption इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमारे पास ये जो कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। कंडीशनल मीन जैसे आपने देखा ये म्यू वाई गिवन एक्स, यानी कि हमारे पास म्यू वाई गिवन एक्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स पी ऑफ वाई गिवन एक्स, बिकॉज एक्स इज वाई की वैल्यूज जो है एक्स पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वाई गिवन एक्स जो है, इसके बारे में हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल, यानी कि y का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है गिवन दैट x की वैल्यूज के ऊपर इज सेम फॉर ऑल द प्रेडिक्टर वेरिएबल। वी डिनोट दिस कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमेशा सेम रहेगा तमाम प्रेडिक्टर वेरिएबल के ऊपर। प्रेडिक्टर वेरिएबल मींस एक्स, हमेशा एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी इसके बावजूद हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सेम रहेगा। हम इसको कहते हैं सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। थर्ड assumption इज नॉर्मल पॉपुलेशंस, यानी कि हमारे पास तमाम वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल द कंडीशनल स्टैंडर्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप इसको फिगर से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास तमाम प्रेडिक्टर वेरिएबल के लिए ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन है वो पार्ट वन और टू में डिफाइन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंडीशन वन और टू में। तो ये हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसी तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं तमाम की स्टैंडर्ड डिविजन आर सेम। Then number four assumption is independent observation. The observations of the response variables are independent of one another. तो ये हमारे पास assumptions हैं। इन assumptions को अगर किसी इस पे फॉलो होती हैं तो हम उस पे regressions के inferences को यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अगर हम ये चाह रहे हैं कि अपने जो हमारे पास बीटा वन की सबसे पहले बात करें, बीटा वन मीन स्लोप की हम सबसे पहले डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जैसे हमने इन्फ्लुएंसेस के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास जो एस्टिमेशन है किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर की, हम उसमें उसको इंटरवल से भी एस्टिमेट कर सकते हैं और पॉइंट एस्टिमेशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर इंटरवल की एस्टिमेशन की बात करें तो 100 यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो 101 माइनस अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्लोप का जो बनता है वो दिस इज द फॉर्मूला। इसमें हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एस एक्स एक्स जो है ये भी हम निकालना जानते हैं, इसकी फॉर्मूले को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल में अभी आप दोबारा देखेंगे इसका फॉर्मूला।
सो ये हमारे पास अगर स्लोप का आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जा सकता है। लेट्स से हमारे पास ये एक डेटा गिवन है, हम इस डेटा सेट का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाह रहे हैं, मतलब देखिए इसकी रिग्रेशन लाइन निकाल के हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाह रहे हैं। तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम निकालें तो आप देखें, तो after some computations, this is very trivial to find कि एस वाई वाई और एस एक्स एक्स की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है और इसी तरह एस एक्स वाई जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और इसमें बी वन जो है ये भी हम निकाल सकते हैं, इन सब के फॉर्मूलाज जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एस एक्स 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 एस एक्स वाई और सिमिलरली एस वाई वाई, ये हम प्रीवियसली पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली स्लोप कैसे निकाला जाता है, बी वन कैसे निकाला जाता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, ये एस स्क्वायर का फॉर्मूले से हमने एस स्क्वायर फाइंड किया। सिमिलरली जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको यूज़ किया और टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल को यूज़ करके हमारे पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा वन का यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि स्लोप का कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे हमने निकाला। So now let's discuss about hypothesis testing for beta 1. Hypothesis testing के हमें पता है कि steps we all know कि आप कोई सी भी population parameter के ऊपर hypothesis testing लगाना चाह रहे हैं, उसके steps सेम रहते हैं। तो सबसे पहले we define null and alternate hypothesis। तो null hypothesis यहाँ पे ये होता है कि हम ये suppose करते हैं कि बीटा वन जो है यानी कि स्लोप जो है दिस इज ज़ीरो, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दिस इज इसमें हमारे पास वैसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम यहाँ पे हमें पता है कि वेरी भी कर किया जा सकता है, यानी कि हम ये बात अज्यूम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर कि हम ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये ले रहे हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव, या फिर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये ले सकते हैं कि स्लोप इज नेगेटिव। और इन जनरल हम ये बात भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, देन वी सेट अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास प्रॉब्लम में या तो गिवन होती है, अगर अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन हो तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.05। तो अल्फा की वैल्यू सेट करने के बाद हम यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन कर दूँ कि हमारे पास समटाइम कुछ एग्जांपल्स में ये भी होता है कि हम ये बात चाहते हैं कि ये जो बीटा वन है यानी कि स्लोप है, हम इसको नल हाइपोथेसिस ये लगाना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो स्लोप है दिस इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। तो हम इसके ऊपर भी ये नल हाइपोथेसिस लगा सकते हैं कि हमारी assumption है कि दिस पॉपुलेशन का जो स्लोप है दिस इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, और मैं उस वैल्यू को नाम बीटा वन का नॉट, मतलब दिस इज बीटा टेन बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट बीटा टेन, एक्चुअली ये स्लोप बीटा वन का नल हाइपोथेसिस वाला नॉट है, तो इसको सेंस में लिखना है। तो इसी तरह से इसका ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली ये आपको जैसे मैंने कहा है कि डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ये जनरल वैसे अगर बात करें तो दिस इज ये भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास ये लेफ्ट टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट के हिसाब से इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास टी टेस्ट जो इसका फॉर्मूला जो है जैसे बी वन माइनस यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो भी लेना है आप, अगर बीटा वन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हेयर इन दिस केसेस बीटा टेन इज एक्चुअली इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास ये बीटा टेन जीरो भी हो सकता है इन जनरल। वैसे यूजुअली हमारे पास प्रॉब्लम है बीटा वन को हम जीरो लेने के ये मानते हैं कि नल हाइपोथेसिस में कि ये जो हमारे पास स्लोप है दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, या ये कह लेंगे स्लोप इज जीरो। ये हम नल हाइपोथेसिस एक ज़्यादा ये लेते हैं, लेकिन समटाइम एग्जांपल टू एग्जांपल वेरी किया जा सकता है। तो एनीवे हमारे पास इन सब के फार्मूला से हम वाकिफ है। स्मॉल एस का फार्मूला अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, बाकी एस एक्स एक्स का फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल। ये हमें पता है कि जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाई जाती है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास जब भी टी टेस्ट लगाते हैं तो टी टेस्ट लगाने के बाद या जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी एप्रोप्रिएट टेस्ट लगा रहे हैं, तो उससे रिजल्ट में जो फॉर्मूला जो चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड टेस्ट वैल्यू। टेस्ट वैल्यू निकालने के बाद हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग टेबल, देन वी कंपेयर टेस्ट वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू whether the test value lies in the inside the critical region or not। अगर टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई कर जाती है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज H0 को रिजेक्ट नहीं किया जाता। ये सारी बातें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास वही सेम जो डेटा भी मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था उसी डेटा के ऊपर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाई है। इधर हमने नल हाइपोथेसिस ये लिया है कि हमारे पास स्लोप इज 1 अगेंस्ट द अल्टरनेट लेफ्ट टेस्ट के दिस स्लोप इज लेस देन 1। तो दिस इज अ वन टेस्ट। यहाँ पे जब हम टी टेस्ट लगाएंगे तो टी टेस्ट में हमारे पास दिस वैल्यू -1.92
अगर आप इसमें पी वैल्यू से काम करना चाहें, पी वैल्यू से भी कर सकते हैं, वरना इसको हम जो क्रिटिकल रीजन अप्रोच है, हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस होती है। क्रिटिकल रीजन अप्रोच होती है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच एंड अनदर वन इज पी वैल्यू अप्रोच। तो क्रिटिकल वैल्यू भी निकाली जा सकती है, पी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। क्रिटिकल वैल्यू हम बाय यूजिंग टी टेस्ट का जो टी का जो टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, उसको देख के हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू निकालने के लिए दिस इज वेरी सिंपल कि हम जो है यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के लिए फ्रॉम टेबल हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वन इज अल्फा, अगर अल्फा जो अगर हम सेट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस टी टेस्ट का वो n-2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-2, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाज एक्चुअली 33, सो n-2 इज 33 31। तो इसका आप जब टी टेस्ट की टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये पी वैल्यू 0.03 इन्होंने पी वैल्यू से किया और हम दोनों से कर सकते हैं। तो पी वैल्यू से एक्चुअली 0.05, तो सॉरी अल्फा 0.05, तो पी वैल्यू से लेस आ रही होती है। तो पी वैल्यू अल्फा से लेस होती है तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर देगा। तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस कि बीटा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इस बात के एविडेंस हमें मिल गया कि हमारे पास ये जो स्लोप की वैल्यू है दिस इज लेस देन। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसकी। सो वन मोर एग्जांपल, हमारे पास ये एक डेटा सेट, अगर आप रिकॉर्ड करें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वाला जो एक लेक्चर था हमारा, उसमें सेम एग्जांपल सेम डेटा सेट का हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाला था। तो एनीवे हमारे पास ये एक डेटा सेट दिया हुआ है। उस डेटा सेट के ऊपर हम यहाँ पे रिलेशन एनालिसिस करना चाह रहे हैं, यानी कि हम ये बात डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट होगा। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, दिस इज एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में जो डेटा सेट यूज किया गया है वो ये डेटा सेट है। तो इस डेटा सेट का के लिए हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो डिफाइन की गई है, चलो डेटा हम पहले इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। डेटा इज फॉर प्राइस फॉर सैंपल ऑफ 11 at 5% significance level to the data provides sufficient evidence to conclude that age is useful as a linear predictor of price of onion। यानी कि हमें यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें ये बात डिटरमाइन करनी है कि वेदर यहाँ पे जो इसका स्लोप है B1 वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि इसका नल हाइपोथेसिस बीटा 1 इज इक्वल टू 0 और बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है व्हिच इज 0.05, और जैसा कि हमने टी टेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया था, हमने देखा था कि टी टेस्ट का फॉर्मूला वाज B1 माइनस बीटा 1 नॉट इज 0, तो यहाँ पे इक्वल -0 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए सिर्फ B1 लिखा हो और एस ई लिखे या एस लिखे हैं, एस लिखे हैं सेम चीज़ है। और एस का फॉर्मूला भी हमने अभी ऊपर जो डिस्कस किया था सेम फार्मूलाज को यूज करके हम यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट वैल्यू। हमने चूंकि ज़्यादा फोकस क्लासेस में किया वो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पे किया, तो आई विल स्टिक ऑन दैट। वैसे पी वैल्यू अप्रोच भी सिंपल होती है, पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं अगर ये लेस देन इक्वल टू अल्फा होती है तो हम इसमें एच नॉट रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं बहरहाल अभी डिस्कशन कर रहा हूँ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के ऊपर। टेस्ट वैल्यू आ रही है तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम जो है टेबल को देखेंगे, और टेबल को देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वन इज अल्फा की वैल्यू एंड अदर वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम ये काम अगर करें तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए अल्फा गिवन हियर इज 0.05, तो इसका हाफ इज 0.025, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें पता है n-2 यूज होता है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इज 11, सो 11 - 2 इज इक्वल्स टू 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9 हियर, सो दिस इज 9। इसको आप टेबल से देखेंगे, टेबल हम इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के टेबल देखना हमें आता है। तो यहाँ के अगर आपको पता है टेबल से टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू जो आती है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन हमें पता है कि चूंकि ये टेस्ट जो है टू टेल टेस्ट है, बिकॉज बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट की मीन्स ये है कि हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज देखी है। तो फ्रॉम टेबल ये वैल्यू आएगी +-2.262। अब हम इसको ऐसे फिगर बनी हुई है, आप इसको सिंपली आप देख सकते हैं। हमारे पास दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सॉरी, दिस इज क्रिटिकल वैल्यूज होती है यहाँ पे जहाँ से हमारे पास टेल स्टार्ट हो रही होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू इज -2.26 और +2.26। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, और हमारे पास जो टेस्ट वैल्यू आई है, टेस्ट वैल्यू हियर इज -7.2। -7.2 ऑब्वियसली यहाँ आगे कहीं पे लाई करेगी, दिस इज -7.2। So clearly you can see कि test value lies inside the critical region। जब test value critical region के अंदर lie करती है तो हम इसमें lies inside the critical region। जब हमारे पास test value
क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई करती है, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। एच नॉट को रिजेक्ट करने के मीनिंग्स ये होंगे कि हमारे पास ये जो एच नॉट है बी वन इज नॉट इक्वल, बी वन इक्वल टू जीरो, ये रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब है कि हम किसके फेवर में बात कर रहे हैं, एच ऑल्टरनेटिव के फेवर में बात कर रहे हैं, एच वन के फेवर में बात कर रहे हैं, कि यानी कि स्लोप इज सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्लोप इज सिग्निफिकेंट एट 5%। सो दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन अगर आप वर्डिंग्स में देखना चाहें, आप डेटा के मुताबिक इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, the data provides sufficient evidence to conclude that the slope of the population equation line is not zero. Hence, that H is useful as a linear predictor of the price of onions. So this is next another example of regression of hypothesis testing on slope. Okay, now let's move on to रिग्रेशन लाइन के वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। इसमें भी हम इसी तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर इसकी बात की जाए, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाई इंटरसेप्ट का इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वाई इंटरसेप्ट। और इसी तरह से इसमें आपको पता है कि इंटरवल से अगर आप वाई इंटरसेप्ट को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसको यूज़ करेंगे, और अगर आप पॉइंट एस्टिमेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट का ज़ीरो। नॉट का ज़ीरो मतलब ये दिस इज सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यूजुअली वैसे इन जनरल हम ज़ीरो लेते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर, जैसे आपने uh, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने स्लोप के लिए की थी, उसमें देखा था हमने बीटा वन को अदर देन ज़ीरो वन लिया था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमने बीटा वन को ज़ीरो लिया था। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट माइट भी ज़ीरो, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सम और कोई और भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। और इसी तरह ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास एग्जांपल टू एग्जांपल होता है। इन जनरल ये हम टू टेल टेस्ट की भी बात कर सकते हैं, और लेफ्ट टेल या राइट टेल टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। टी टेस्ट का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, बी नॉट, वी नो बी नॉट रिप्रेजेंट्स वाई इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बीटा नॉट का ज़ीरो। और एस का फॉर्मूला हमने फर्स्ट एग्जांपल जो थी आज की क्लास की, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था। देन समीशन एक्स स्क्वायर, एक्स आर एक्चुअली observations, and small n means number of observations, and sxx जो है हमने प्रीवियस लेक्चर जो रिग्रेशन का था उसमें sxx का जो फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल ऑफ दिस references on beta naught। सो इस एग्जांपल में जो डेटा सेट यूज़ किया गया है वो सेम डेटा सेट है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल जो आज के लेक्चर की थी उसमें यूज़ किया था। वही सेम डेटा सेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसमें कहते हैं फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वाई इंटरसेप्ट बीटा नॉट इन द रिग्रेशन लाइन। दिस इज कंडीशनल मीन, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन का जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन की क्वेश्चन है, दिस इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन है बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ टेबल 11.1। 11.1 जैसे मैंने अभी कहा वो सेम प्रीवियस डेटा सेट है जो हमने पहला यूज किया था। हम ये एस एक्स एस एक्स एक्स और एस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका बी नॉट भी आप इजीली बिल्कुल सेम उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने रिग्रेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बी नॉट और बी वन का जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उससे यूज़ करके आप बी नॉट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देन अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला देखें, कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में यहाँ पे जो टी यूज़ हो रहा है टी अल्फ़ा बाई टू, तो टी अल्फ़ा बाई टू वी नो के बाई यूजिंग टेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा नॉट का निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से बात की जाए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है अगर हमारे पास उसकी भी एक एग्जांपल है हमारे पास। इसमें अगर मैं सेम डेटा सेट के ऊपर बात करूं, मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से मेरे पास हाइपोथेसिस जो यहाँ पे दी गई है
null hypothesis is beta not equals to 0 and alternate is beta not is not equals to 0। और यहाँ पे जो अल्फा दिया हुआ गया है जैसे 0.05। अब आपसे यहाँ पे टी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमारे पास एक टेस्ट वैल्यू आ गई। देन वी कैन यूज इधर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और पी वैल्यू अप्रोच। बुक में इन्होंने पी वैल्यू अप्रोच किया हुआ है को यूज़ किया हुआ है, आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हो। तो टेस्ट वैल्यू आ गई है, टेस्ट वैल्यू भी आ चुकी है, क्रिटिकल वैल्यू हमने सेम ऊपर निकाल चुके हैं वैसे ऑलरेडी। डेट वॉज 2.045 और ये हमारे पास आ रही है 2.17। तो यू कैन सी के हमारे पास दिस टेस्ट वैल्यू lies inside the critical region because आप देख सकते हैं कि critical value is 2.045 और test value is more than the critical value. It means that test value lies inside the critical region. So when test value lies inside the critical region, we reject H naught। तो H naught यहाँ पे reject कर दिया। H naught was के slope sorry y इंटरसेप्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट कि वो इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो जीरो के बराबर होगा। हमने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा नहीं भाई इसकी अहमियत है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बीटा नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सो ये हमारी थी इन्फ्लुएंसेस ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। इसके ऊपर आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की।